Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 10th of April 2023 Monday. YouTube चैनल के अलावा आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस भी पब्लिश होती हैं। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री PDF भी मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। और आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि मिंट के फ्रंट पेज पर दी हुई हैं। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 9 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। L&T एफकॉन्स JSW वाइफार निकोबार प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार में एक अप्रॉक्सीमेटली 42K करोड़ का इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है और उसको लेकर के कई कंपनीज ने बिडिंग करी है और उस बिडिंग में L&T, एफकॉन और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जिस तरीके से रिसेंटली इंडिया में कंटेनर को लेकर के शॉर्टेज हुई थी, कंटेनर शिपमेंट को लेकर के चैलेंजेस देखने को हमें मिले थे पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, उस सारे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे पोर्ट में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रेट निकोबार में प्लान किया गया है, उसकी जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 42K करोड़ की है। हालांकि अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें जो ग्रेट निकोबार में जो प्लान किया गया है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करने को मिल रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंटलिस्ट जो या जो हम बोल सकते हैं जैसे इन्वायरमेंट के जो प्रोटेक्ट करने वाले NGOs हैं या जिनका बेसिक ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उनका ये कहना है कि दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और दिस ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में एक्चुअली डैमेज द फ्लोरा एंड फौना इन दिस पर्टिकुलर इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन। तो अगर ग्रेट निकोबार या अंडमान की बात करें तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की मरीन इकोलॉजी में। तो इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है तो वहाँ के जो लोकल इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना को नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन है गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को लेकर के। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत कीन है और गवर्नमेंट की कोशिश है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के थ्रू ये मेगा टर्मिनल जो है वो डेवलप किया जाए। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इसको इस तरीके से प्लान किया जाएगा कि आइलैंड की जो इकोलॉजी हो उसको इम्पैक्ट ना करे। हालांकि अभी जो प्रोजेक्ट है वो भी सर्वे के ही स्टेज पर है, बट कंपनीज लाइक L&T, एफकॉन्स और JSW आर रेडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लेयर्स को कैसे फाइनलाइज करेगी आफ्टर इवेल्युएटिंग देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब किन किन कंपनीज ने एक्चुअली में ये EOI सबमिट किया है उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर L&T, एफकॉन्स और JSW हैव सबमिटेड देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस PPP ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन ग्रेट निकोबार। इसके अलावा रिसेंटली अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है उसने भी अपना 72K करोड़ का ग्रेट निकोबार में डेवलपमेंट प्लान जो था उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको फिलहाल के लिए रोक दिया है। किसने रोका है? इसी इन्वायरमेंटलिस्ट के अपोजिशन के कारण, जो इन्वायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अपोजिशन के कारण ये 72K का जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान था इसको फिलहाल के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टे कर दिया है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये जो प्लान है जो गवर्नमेंट सोच रही है ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इसको भी सस्पेंड कर दिया जाए या कुछ टाइम के लिए हॉल्ट कर दिया जाए। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट जो है वो कन्विंस करने में लगी है इन्वायरमेंटलिस्ट को, लोकल पॉपुलेशन को, कि इससे बहुत ज़्यादा इकोलॉजी को नुकसान नहीं होने वाला है। लेट अस सी वेदर दिस पर्टिकुलर 42K करोड़ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विल गेट अप्रूवल फ्रॉम द इन्वायरमेंटलिस्ट और द लोकल पॉपुलेशन और नॉट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पुट एट सेक्टर एट रिस्क, स्क्रू वाला। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू है जहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, हम स्पेशली बोलें एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को लेकर के जो वैल्यूएशन का इशू है उसको टारगेट किया गया है। यहाँ पर एक एडटेक के को फाउंडर हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है। बेसिकली उन्होंने 1 और 2 जो एडटेक है उनको
इस्टेब्लिश किया, तो उनके अकॉर्डिंग इस समय जो एडटेक सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज है वो वैल्यूएशन का चैलेंज है। कंपनीज जो हैं, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली इन्फ्लेटिंग देयर वैल्यूएशन, और जिसकी वजह से जो इंटायर सेक्टर है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, वो सिग्निफिकेंट इश्यूज जो है आगे आने वाले टाइम में फेस कर सकता है। तो बेसिकली इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन को लेकर के ये इंटरव्यू, जहाँ पर जो ये एक्सपर्ट हैं, इनका ये कहना है कि देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट और द इमीडिएट रिक्वायरमेंट दैट दिस inflated valuation should be corrected. Otherwise, the sanity of this particular industry will not prevail. क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंटायर इकोनॉमी के लिए एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसके अलावा वैल्यूएशन के अलावा कई सारे और भी चैलेंजेस की बात करी है गई है इस इंटरव्यू में। बताया कैसे जो एजुकेशन स्टार्टअप्स इनको तीन कैटेगरी में इसमें कैसे डिवाइड किया था। एक तो होता है K-12 सेगमेंट, जहाँ पर बेसिकली किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। और दूसरा सेगमेंट जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन, इट मीन्स जो इंजीनियरिंग की कोचिंग्स होती हैं, मेडिकल की कोचिंग्स होती हैं, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी जो कोचिंग्स होती हैं, और हायर लर्निंग। तो बेसिकली इन ब्रॉड सेगमेंट्स में पूरा जो एडटेक है उसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम इस K-12 सेगमेंट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे कम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सबसे कम है। तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि रिटर्न जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस सेगमेंट में K-12 सेक्टर में K-12 सेगमेंट में सबसे कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो कई सारे और चैलेंजेस की भी बात करिए। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एडटेक सेक्टर यू कैन गो विद दिस इंटरव्यू इन डिटेल। अदरवाइज मैंने जो की पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। स्ट्रगलिंग VC फंड्स टू कट बोनसेस सैलरी हाइक्स। जितने भी वेंचर कैपिटल फंड है या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे आर या वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू कट देयर एक्सपेंसेस बाय कटिंग द बोनसेस एंड मे ऑफर एनुअल सैलरी हाइक नॉट मोर देन 8 to 10%। तो बेसिकली जो सैलरी हाइक देते थे वेंचर कैपिटल कंपनीज वो भी हाइक अब कम कर दिया। 8 से 10% से ज़्यादा सैलरी हाइक नहीं दिया जाएगा, जो कि बेसिकली 40% जाता था। इसके अलावा जो बोनसेस दिए जाते थे, बोनस दिए जाते थे एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर को, वो भी कट किए जाएंगे। A significant drop from 25% seen at the height of investment boom that ended a decade of easy money। तो अप्रॉक्सीमेटली 25% या 40% का जो हाइक सैलरी में दिया जाता था वो भी रिड्यूस कर दिया गया है, बोनसेस भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। रीज़न बिहाइंड कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 रहा वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ईयर रहा, टफ ईयर रहा VC फंड्स के लिए। उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन। और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखें तो 2019-2021 में जब VC मार्केट जो था वो इंडिया में शिफ्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डील्स देखने को मिली थी उस ड्यूरेशन में, वो मार्केट फिलहाल के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 में क्रैश करता हुआ दिख रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपटेक डिमांड देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन कंज्यूमर टेक एंड SaaS ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिलहाल के लिए जो वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस बाय स्लैशिंग डाउन 40 to 50% ऑफ बोनसेस, जो कि पहले 100% सैलरी के होते थे, और जो हाइक था 25% अप टू दिया जाता था वो भी रिड्यूस कर दिया गया 8 to 10% तक। और अगर एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो ड्रॉप हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 तक। तो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली $25.7 बिलियन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022 में था, 2023 में था, जो कि $38.5 बिलियन से रिड्यूस हुआ है। 2022-2023 में हमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, जिसकी वजह से जो वेंचर कैपिटल फंड है दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर एक्सपेंसेस। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गैस यूटिलिटीज पास ऑन बेनिफिट्स आफ्टर गवर्नमेंट कट्स CNG PNG प्राइसेस। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस के लिए जो कीर्ति पारेख पैनल था उसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। फ्लो प्राइस और कई सारे और भी इम्प्लीमेंटेशन जो रिकमेंडेशंस थी वो इम्प्लीमेंट कर दी, और ऐसा कहा जा रहा था कि इसके बाद प्रॉबेबली हो सकता है कि जो हमें नेचुरल गैस है उसके प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट से लिंक कर दिया गया है, इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कर दिया गया है गैस के प्राइसेस को। तो मार्केट में जैसे फ्लैक्चुएट करेंगे प्राइस उस तरीके से कंज्यूमर को इवेंचुअली जो नेचुरल गैस है उसकी अवेलेबिलिटी होगी। तो रिसेंटली नेचुरल गैस के जो प्राइस है वो
डिक्लाइन हुए हैं, जिसकी वजह से जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है लोअर डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस, इमीडिएटली जो गैस यूटिलिटीज़ कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपने पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी दोनों के ही केस में जो रिडक्शन था, प्राइस में रिडक्शन था, वो अनाउंस किया। तो इंडिया में पीएनजी कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो सिलेंडर्स जो उसमें पीएनजी यूज़ होता है, और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है दैट इज़ यूज्ड एज अ ऑटो फ्यूल। और इंडिया के अगर लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी कंपनी की बात करें रनगेल, तो उसने भी अनाउंस किया रिडक्शन इनटू द डोमेस्टिक पीएनजी प्राइसेस बाय 7 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर SCM इन बैंगलोर एंड अदर रीजन। इसी तरीके से जो अदर यूटिलिटीज़ कंपनीज हैं, गैस यूटिलिटीज़ कंपनी, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट किया संडे को। तो कर्नाटका, सोनीपत जैसे रीजन में जो गैस के प्राइस सीएनजी और पीएनजी के प्राइस है उसमें रिडक्शन देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए कीर्ति पारेख कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया है $4 पर MMBTU, उसकी वजह से नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए हर साल रिवीजन भी होगा। तो इसी पर्टिकुलर फ्लोर प्राइस की वजह से जो लोअर फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने अभी सेट किया है उसकी वजह से जितनी भी ये गैस यूटिलिटीज़ और गैस स्टेट रन फर्म्स हैं ONGC एंड OIL, इन सब ने जो गैस यूटिलिटीज़ कंपनीज जो बेसिकली गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, इन सब ने जो लोअर प्राइस है वो भी अनाउंस किए हैं। तो बेसिकली जो फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया है इसीलिए सेट किया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है स्टेट एंड फर्म्स की वो मीट आउट हो जाए। सीलिंग प्राइस विल बी सेट एट $6.5 MMBTU। तो फ्लोर प्राइस $4 और सीलिंग प्राइस $6.5। तो अब जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस के प्राइस हैं अप्रॉक्सीमेटली हर मंथ अनाउंस किए जाएंगे एंड बी पैक्ड एट 10% ऑफ द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट। तो कई सारे इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ की पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस, कितने % इंटरनेशनल प्राइस से लिंक किया गया है और कितने साल में रिविजन होना है, और मंथली जो अनाउंसमेंट होना है प्राइस का वो एक अलग इशू है। सो दीज आर द important key points for natural gas in India। अप्रॉक्सीमेटली 5000 CNG स्टेशन है एज ऑफ मार्च, 3000 मोर स्टेशन जो हैं वो आने हैं 2025 तक, और 10 मिलियन PNG कनेक्शन हैं इंडिया में एज ऑफ जनवरी मंथ। अप्रॉक्सीमेटली 22,000 किलोमीटर की पाइपलाइंस जो है वो ऑपरेशनल हैं, 13,000 किलोमीटर की जो है वो अभी वर्क में है, आगे आने टाइम वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगी। 15% जो नेचुरल गैस का शेयर है इंडिया की एनर्जी मिक्स टारगेट में जो गवर्नमेंट ने सेट किया 2023 तक। डेफिनेटली इस टारगेट को अचीव करने के लिए प्राइस भी रिड्यूस करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, और कीर्ति पारेख पैनल की जो रिकमेंडेशन है वो इसी डायरेक्शन में है। गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करके फिलहाल एक स्टेप हायर ले लिया है। अब देख लेते हैं आज का नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गूगल टैक्स मॉप अप स्लिप्स फॉर फर्स्ट टाइम टू ₹3,864 करोड़। तो इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्शन, जिसको हम बहुत ही जनरल लैंग्वेज में गूगल टैक्स के नाम से जानते हैं, तो इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी जो कलेक्शन है वो उसने पहली बार डिक्लाइन रजिस्टर्ड किया है इन फिस्कल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर 23 में जो गूगल टैक्स कलेक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 3,864 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। अगर हम पिछले साल कलेक्शन की बात करें तो पिछले साल यही कलेक्शन 3,900 करोड़ का था। हालांकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमें डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, बट एज पर द ट्रेंड इट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रेरी हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड बिकॉज ऑफ द लोअर क्वांटम ऑफ चार्जेबल पेमेंट मेड बाय इंटरनेट कंपनीज एंड अनसर्टेनिटीज ओवर द प्रपोज्ड ग्लोबल टैक्स डील। तो ग्लोबल टैक्स को लेकर, ग्लोबल गूगल टैक्स को लेकर के, ग्लोबल इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के एक ग्रुप जो था वो सेम प्लेटफॉर्म पे आया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के उसका नाम बताइए। कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन था, हमने कई बार डिस्कस भी किया है पहले जब हमने इक्वलाइजेशन लेवी की बात करी है। तो बेसिकली ग्लोबल लेवल पे गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी को सिमिलर और यूनिफॉर्म करने की बात करी जा रही थी। हालांकि उस ग्लोबल टैक्स डील को लेकर के अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा जो निटी गिटी की चीज़ें थी वो फाइनलाइज हो गई हैं, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी है उस प्रपोज ग्लोबल टैक्स डील को लेकर के। इसके अलावा इंडिया में जो इंटरनेट कंपनीज हैं उन्होंने कम क्वांटम में पेमेंट्स किए हैं, या चार्जेबल पेमेंट जो है वो कम क्वांटम में किए हैं, जिस
इन 2 रीज़न की वजह से पहली बार जो इक्वलाइजेशन टैक्स कलेक्शन है वो हमें डिक्लाइन फॉर्म में दिख रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन। कब से इसका इंसेप्शन हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली 2016 और 17 से। हालांकि गूगल टैक्स क्या होता है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, डिजिटल टैक्स क्या हो, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो मैंने डिस्क्राइब्ड सेक्शन में एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट की एक सेपरेट वीडियो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर है, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो बेसिकली जो इंटरनेट कंपनीज हैं वो अभी इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के जो 5% रिसेंट इंक्रीज हुआ था, जो ग्लोबल टैक्स डील है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से कंपनीज ने जो चार्जेबल पेमेंट्स हैं वो कम किए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट फ्यू टैक्स ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि प्रॉबेबली अब कुछ कंपनीज ने टैक्स को इवेट करने के लिए टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस भी ढूंढ ली हैं, जिसकी वजह से ये टैक्स क्वांटम कम हो। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट रीज़न दिए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टैक्स कलेक्शन में रिडक्शन के। पहला कि जो लोअर क्वांटम का चार्जेबल पेमेंट किया है इंटरनेट कंपनीज ने amid the global uncertainties। उस दूसरा जो प्रपोज ग्लोबल टैक्स डील थी इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के, उसकी वजह से भी कंपनीज को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो कंपनीज ने कम एक्सपेंसेस किए हैं। तीसरा रीज़न कि कंपनीज ने जो टैक्स इवेजन किया, टैक्स को अवॉइड करने की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ढूंढ ली हैं, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो टैक्स अवॉइड कर पा रहे हैं। तो 3 रीजंस की वजह से इंडिया में जो ग्लोबल टैक्स मॉपअप है वो रिड्यूस हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर, फॉर फिस्कल ईयर 23। और अगर हम 21 की बात तो 21 में अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ था, 22 में अप्रॉक्सीमेटली 3900 करोड़ का कलेक्शन हुआ था और 23 में ये कलेक्शन रिड्यूस हुआ है। और अगर रीज़न की बात हो तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो आईटी हब बैंगलोर से हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 50% टोटल टैक्स कलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है आईटी हब बैंगलोर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, फॉलोड बाय दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई। तो टॉप पर बैंगलोर है, देन दिल्ली, देन हैदराबाद, देन मुंबई। और अगर हिस्ट्री में जाकर देखें तो ये जो इक्वलाइजेशन लेवी वाज इंट्रोड्यूस एट 6% इन फाइनेंशियल ईयर 17 फॉर हुम, फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज विच लेड टू अ 200 करोड़ कलेक्शन दैट ईयर। तो जब जिस साल ये इंट्रोड्यूस हुआ था यानी 2017 में, उस समय अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ का कलेक्शन हुआ था और तब से ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 2023 देयर इज अ डिक्लाइन इन दिस कलेक्शन। और अगर आप 2020 की बात करें तो इसमें 2% का इंक्रीज़ किया गया था, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हुआ था, हमने इस न्यूज़ को भी कवर किया था, तो आप जाकर देख सकते हैं उस ड्यूरेशन की न्यूज़। अगर गूगल टैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, क्योंकि 2020 के बाद ये 2% जो गूगल टैक्स था ये एप्लीकेबल कर दिया गया था ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी परचेज दैट हैज़ बीन मेड ऑनलाइन पेमेंट्स और इवन एन ऑफर दैट कैन बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। तो इसका जो स्कोप था वो वाइडन किया गया था। इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या डिस्कशन उस समय स्टार्ट हुए थे और इसी वजह से ग्लोबल टैक्स डील प्रपोज करी गई थी। हालांकि वो ग्लोबल टैक्स डील अभी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है, लेकिन उसी की वजह से इंडिया का जो कलेक्शन है इक्वलाइजेशन लेवी का वो इम्पैक्ट कर रहा है। दिस इज द अमाउंट दैट हैज़ बीन कलेक्टेड सिंस फाइनेंशियल ईयर 2017। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। जब से ये इंट्रोडक्शन हुआ तब से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज अ डिक्रीज इन कलेक्शन। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट आस्क्ड टू वेलनेस हेल्थ इंश्योरेंस टू डिस्प्ले क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने अपना जो रेगुलेशन है इन्फ्लुएंसर्स पर वो इंक्रीज कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे सारे जो कंपनीज, ब्रांड्स, इंडिविजुअल्स जो वेलनेस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को या ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की हेल्थ केयर और वेलनेस से रिलेटेड है, तो और जिसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स की हेल्थ पर डायरेक्टली पड़ रहा है, उन सब पर जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट ने वो एक नॉच इंक्रीज कर दिया है। एंड एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस इट इज़ मैंडेटरी फॉर द इन्फ्लुएंसर्स टू डिस्क्लोज देयर क्वालिफिकेशन फॉर डिस्पेंसिंग एडवाइस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट। तो अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट पर या किसी तरह के हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पब्लिक की हेल्थ पर डायरेक्टली पड़ेगा, जिसका अगर पब्लिक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदती है, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की वेलनेस से रिलेटेड हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और आप उस तरह के प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं अपने किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा वाई शुड पब्लिक बिलीव ऑन यू, हाउ मच क्वालिफिकेशन यू आर होल्डिंग टू डिस्प्ले टू सजेस्ट दिस टाइप ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट। आप किसी तरह का हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट अपनी पब्लिक को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने
फॉलोअर्स को सजेस्ट कर रहे हैं, देन यू नीड टू डिस्क्लोज योर क्वालिफिकेशन, कि क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि आप हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब कर पाएँ, सजेस्ट कर पाएँ टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, नाउ दे नीड टू डिस्क्लोज एंड फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने से पहले, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फूड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें पब्लिक की हेल्थ पर देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ने जो वेलनेस और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको बोल दिया है कि आप पहले ऐड करने से पहले यू नीड टू डिस्क्लोज कि आप किस बिहाफ पर ये क्लेम कर रहे हैं पब्लिक को। तो क्वालिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ इन्फ्लुएंसर्स मस्ट बी डिस्प्लेड इन ऑब्वियस मैनर फॉर द ऑडियंस टू सी एंड रीड, जिससे कि जो ऑडियंस है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, ₹75 लाख प्लस होम लोन्स टू गेट डियरर। तो अगर इंडिविजुअल्स 75 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली होम लोन ले रहे हैं, तो एज़ पर द रीसेंट RBI करेक्शन ये जो होम लोन है ये महंगा होने वाला है। जो रेट्स आर सेट टू इंक्रीज further with the risk weighting on such loan return to pre-pandemic level of 50%। जो रिस्क वेटेज था जो प्री पैंडेमिक लेवल पे था, जिसको पैंडेमिक लेवल में रिड्यूस कर दिया गया था इन ऑर्डर टू मेक दिस लोन मोर डियरर, जिसकी वजह से जो रियल स्टेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो, तो इसकी वजह से जो रिस्क वेट था वो रिड्यूस कर दिया गया था पैंडेमिक पीरियड में। अब RBI चूँकि पैंडेमिक का ये अजम्पशन है कि इकॉनमी जो है वो रिकवर कर चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली जो भी सेक्टर्स थे वो रिकवरी की स्टेज पर आ चुके हैं, तो जो ये रिस्क वेट था इसको प्री पैंडेमिक लेवल पर लाया जाए। तो प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ 50% का रिस्क वेट जो है वो रिस्क वेइंग जो है वो गवर्नमेंट लगाने वाली है होम लोन्स पर, जिसकी वजह से ये जो होम लोन है, स्पेशली ऐसे होम लोन जो 75 लाख से ऊपर के हैं, ये महंगे हो जाएंगे। अक्टूबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रैशनलाइज किया था इस रिस्क वेइंग को बाय रिड्यूसिंग इट टू 35%। तो अक्टूबर में इसको 35 टू 2020 में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इसको रिड्यूस करके 35% कर दिया था। अब फिर से प्री पैंडेमिक लेवल यानी 50% का फिर से इंक्रीज करने जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड द रिलैक्सेशन वाज इनिशियली ऑफर्ड टिल मार्च 2022, लेटर ऑन इसको गवर्नमेंट ने या RBI ने एक्सटेंड किया था, बट फाइनली अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि नाउ इट्स अ टाइम फॉर कीपिंग इट प्री पैंडेमिक लेवल। तो अब ये जो लोन है रिस्क वेट वर असाइन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लोन अमाउंट, और ऐसा कहा जा रहा है इसका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा 75 लाख से जो ऊपर के लोन है उस पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर अभी के हम टॉप बैंक्स के रेट्स की बात करें होम लोन्स की, तो SBI जो है वो 9.15% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है होम लोन पर, HDFC 8.7, ICICI बैंक 9.6 to 9.9%। सो लेट अस सी कि इस पर्टिकुलर चेंज के बाद, जब से ये चेंज जो है वो अनाउंस होने जा रहा है, उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें होम लोन्स में कितना फ़र्क देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया स्टैंड्स फर्म एट WTO, आवर फूड सब्सिडीज इंश्योर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो कुछ डेवलप्ड कंट्री ने इंडिया की जो फूड सब्सिडी है उसको लेकर के क्वेश्चन रेज किया है WTO के फोरम में, यानी जो इंडिया की हाईली सब्सिडाइज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है PSH है, उस प्रोग्राम को लेकर के कई सारे डेवलप कंट्रीज़ ने कंसर्न रेज किया है और कहना है उनका कि जो ये WTO के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। इंडिया जो ये हाईली सब्सिडाइज कर रहा है अपने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को, उसकी वजह से कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फूड सिक्योरिटी जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। हालांकि इस पर्टिकुलर कंसर्न के अगेंस्ट इंडिया जो है वो फर्मली स्टूड किया है अपनी पोजीशन को। इंडिया ने फर्मली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में बोला है कि जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ जो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो हाईली सब्सिडाइज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है ये अदर कंट्रीज़ में फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो इसका इम्पैक्ट है वो अदर वे राउंड है। अदर वे राउंड मीन्स कि जो इंडिया के जो हाईली सब्सिडाइज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है ये कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है, ना कि अदर कंट्रीज की फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। द डेवलपमेंट कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ WTO मेंबर नेशंस मेनली बाय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US। ये 3 कंट्रीज जो थे इन्होंने ये कंसर्न रेज किया। ऑस्ट्रेलिया, US और कनाडा का ये कहना है कि इंडिया ने जो ये PHS प्रोग्राम लॉन्च किया है इसकी वजह से जो राइस है उस पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो
प्रिस्क्राइब्ड और सजेस्टेड लिमिट से 3 गुना ज़्यादा है, ऐसा कहना है इन 3 कंट्रीज़ का। और इसी को लेकर के इंडिया ने बोला है कि ऐसा नहीं है, जो ये प्राइस सब्सिडी हम दे रहे हैं इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में राइस के प्राइस जो हैं वो कम हैं और कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो फूड अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, प्राइस के जो प्राइस हैं, जो कॉमन ग्रेन है उसके जो प्राइस हैं, सीरियल्स हैं, उनके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज़्यादा होंगे कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ राइस वर अप्रॉक्सीमेटली 56 MT इन 2021, जिसमें से इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 58 MT राइस जो हैं वो अपने बेनिफिशरी कंट्रीज़ को 50 MT राइस जो हैं अपने 800 मिलियन बेनिफिशरीज को इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इंडिया ने अपना कुछ डेटा प्रेजेंट किया और इंडिया का ये कहना है, इंडिया का जो क्लेम है वो ये है कि हम अदर कंट्रीज़ में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, ना कि उनकी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं निगेटिवली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एट ₹8.7K करोड़ L&T मेक्स लोवेस्ट बिड फॉर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीवैम्प। तो नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है उसका रीवैम्प होना है, उसका नवीनीकरण होना है, सौंदर्यीकरण होना है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बिड थी, जो टेंडर था वो ऑफर किया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि L&T ने सबसे लोवेस्ट बिड जो है वो लगाई है एज ऑफ नाउ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जियांट लार्सन एंड टब्बो हैज इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर फॉर द लॉन्ग ओवरड्यू रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हालांकि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट होना है ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। तो फाइनली 8,740 करोड़ की ये बिड लगाई है L&T ने, और ये कहना है कि अभी तक की ये सबसे लोवेस्ट बिड है। इसके अलावा जो सेकेंड लोवेस्ट बिड है वो सपूजी पलोंजी ग्रुप जो है उसने लगाई है, S&P ग्रुप ने लगाई है, लेकिन फिलहाल की जो लोवेस्ट L1 है वो L&T है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही रिवैम्प होना है, 3 जो इम्पोर्टेंट मेजर स्टेशंस हैं उनके लिए 10,000 करोड़ सेंक्शन किए थे गवर्नमेंट ने, जिसमें से न्यू दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के रेलवे स्टेशन हैं। तो लेट अस सी कि कैसे इस पर्टिकुलर डील को एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.